रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया मैंने। चले, अच्छा, हमने जो है प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था, तो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मार्केट। ठीक है, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और इसमें जो है हम ने जो पहले पढ़ा था, थोड़ा सा पहले मैं उसको डिस्कस कर लूंगी एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है मीनिंग ऑफ मार्केट्स की? ओके ओके फाइन, गुड। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स इसलिए प्रिपेयर कर ली क्योंकि वर्बली बोलने में थोड़ा सा इश्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को कि हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा, हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने बताया था कि मार्केट इज अ प्लेस, वो प्लेस होता है जहाँ पर बायर एंड सेलर मीट विथ ईच अदर एंड दे ट्रेड विद द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो ट्रेड करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, और उनके गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट्स में बताया हुआ है कि मार्केट का क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, बायर्स और सेलर्स होते हैं, अ प्लेस और रीजन, गिवन प्राइस। ठीक है, ये चार फैक्टर्स होते हैं जो मेक करते हैं एक मार्केट को, कि भाई एक प्लेस होती है जहाँ पर जो है बायर एंड सेलर मीट होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज होती है बाय ट्रेडिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू। उसके बाद जो है हमारे पास जो था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रखें। सही है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पढ़ी थी यहाँ पर, जिसमें हमने पढ़ा था एक परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है, एक इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है और एक मोनोपोली होता है। ठीक है, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में हमने पढ़ा था डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मैं आगे जो है फिर से एक दफा और रिवाइज करवा दूंगी। इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और मोनोपोली पढ़ा था। सिंपल इज दैट कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन वो मार्केट कंपटीशन होता है जहां पर अनलिमिटेड बायर्स एंड अनलिमिटेड सेलर्स होते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है गुड्स एक जैसे जो होते हैं वो बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। लाइक अगर मैंने पिछली दफा क्लास में आपको शैम्पू की मिसाल दी थी, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द शैम्पू। और जो है आपको पता है कि शैम्पू की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत परफेक्टली वहाँ पर जो है कंपटीशन होता है, यानी सनसिल्क का, हेड एंड शोल्डर्स का, क्लियर्स का, इस तरह से। इन दिस वे देयर आर सेवरल कॉम्पिटिटर्स हियर अवेलेबल इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, एंड इन दिस वे इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट मैंने बताया था कि यहाँ पर चंद बायर्स, फ्यू बायर्स एंड फ्यू सेलर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पर जो है आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, लाइक सेम प्रोडक्ट नहीं होते, सबके प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मोनोपोली की बात की थी। मोनोपोली में क्या था कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनोपोली जो थी वो आपको इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी कि सिंगल सेलर होता है और बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिंगल सेलर होता है और बायर बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी के इलेक्ट्रिक की। सही है, जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक एक सोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है और उसके बायर्स जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इन दिस वे आई एक्सप्लेन इट टू यू इन द प्रीवियस क्लास about the forms of market, and there are various classification which we have discussed in the previous class, but it is not compulsory to revise it in this class. Which is compulsory, I am explaining it to you. Okay, now there is the meaning of perfect competition market.
So a market situation in which a large number of producers or sellers producing and selling homogeneous product. ठीक है, homogeneous product से मुराद मैंने आपको बताया था सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट वो के डिफरेंट सेलर्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मार्केट होती है जहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं और बायर भी होते हैं। ठीक है, देन मैंने बताया था कि अ मार्केट सिचुएशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद जो था वो थे मेन फीचर्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमें कैसे पता चले कि कोई प्रोडक्ट की मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली मार्केट है। ठीक है, तो इनके कुछ फीचर्स होते हैं। लाइक परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं? वो प्रोडक्ट जिसके अनलिमिटेड बायर्स और अनलिमिटेड सेलर्स हो, वो प्रोडक्ट जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट हो। यहाँ पर मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सेम प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट से मुराद वही शैम्पू ले लेते हैं या सोप ले लेते हैं या इस तरह से मैगी नूडल्स ले लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं जो कि आपको डिफरेंट ब्रांड के नेम से लेकिन सेम चीजें मिल रही होती हैं। यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन अवेलेबल होता है। ठीक है, देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यानी कि जो भी चाहे वो जो है इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, मैन्युफैक्चरर बन सकता है और जब चाहे तो विदड्रॉ कर सकता है उस मार्केट से। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। ठीक है, यहाँ पर कोई बैरियर्स नहीं होते, आपको आप फ्री हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं जो हूँ शैम्पू मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दूँ, तो देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज और बॉडी कि वो मुझे रोकेगा कि नहीं आपको ये शैम्पू को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे बैरियर वो लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मार्केट, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई बैरियर नहीं होता उसको प्रोड्यूस करने में और वहां से निकलने में भी कोई बैरियर नहीं होते, तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉल अंडर द हेडिंग्स ऑफ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताया था परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट में मैंने आपको दोनों साइड्स बताए थे कि अगर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, और बायर को भी जो है परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट दैट विच इज ही इज गोइंग टू बी बाय। ठीक है, इसके बाद जो है वो बोला इन्होंने कि एब्सेंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये एक अनदर इन्होंने इसमें वो लगा दिया है। इसको और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी। ठीक है, अच्छा, लास्ट इज अ सिंगल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस इज डिटरमाइंड इन द इंडस्ट्री। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस जो है वो सिंगल प्राइस होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं शैम्पू की बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉटल जो है सनसिल्क की 500 रुपीज की है तो क्लियर की वही बॉटल जो है वो 1000 की नहीं मिलेगी, बल्कि वो भी उसी के सेम प्राइस के आसपास ही जो है रिवॉल्व कर रही होगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो प्राइजेस को सेट करती है और थोड़ा बहुत जो है अप एंड डाउन प्राइजेस में जो है वो फ्लक्चुएशन होती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा वास्ट वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? If it is clear, so then I will move forward. So text me all of you. गुड। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम करो, एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठो तुम लोग सब जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ओके, लेट मी टेक अटेंडेंस ऑफ योर।
टुडे 2 दिसंबर 2020। पार्टिसिपेंट 5 हैं हमारे पास, जिनमें हैं 4 बच्चे, हादिया, हम्माद, नक्श, निक्सन। ओके फाइन। ओके बच्चों, होपफुली कि आप सबके पास रजिस्टर्स और पेन होंगे। अब आप सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला लिखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो प्रॉफिट उस वक्त वो रियलाइज करते हैं जब उनका टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम होती है। जो टोटल रेवेन्यू को माइनस करते हैं जब हम टोटल कॉस्ट से, जो अमाउंट बचती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट। आर यू गेटिंग इट? तो दैट्स मीन, और जिस तरह से आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी इनकम स्टेटमेंट में देखा होगा कि आप रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं, देन यू विल रियलाइज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम वही चीज है कि आप जो है टोटल रेवेन्यू जो है आपका, उससे जब आप माइनस करोगे टोटल कॉस्ट को, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी हैव द अनदर स्टेप, यानी अगर हमसे कोई पूछे कि आप प्रॉफिट किस तरह से जो है कैलकुलेट करते हो, तो मैं कहूंगी कि मैं टोटल रेवेन्यू, जो भी मेरी इनकम है, उसमें से कॉस्ट को माइनस करती हूँ, और देन आई विल रियलाइज कि आई एम फेसिंग अ लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप सबको होपफुली। उसके बाद हम जो है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला की हेडिंग डाल के फर्स्ट लिख दिया आपने, देन आप 2 लिखे, सेकंड फॉर्मूला लिखे, जिसमें हम टोटल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, या ऐड करें उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट किस तरह से मालूम की जाए। तो हमने बताया कि भाई टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो as you can understand by the name of these two cost, fixed cost का मतलब क्या है? फिक्स्ड है वो। ठीक है, वो there is no any changing। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, there is the fluctuation। ठीक है, अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन ये होती है बेटा कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जो कि चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि चेंज होती है। ठीक है, अब इसका सिनेरियो सुनिएगा, उससे यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। लेट्स सपोज कि मैं जो हूँ एक चेयर बनाती हूँ। ठीक है, मैं चेयर मैन्युफैक्चर करती हूँ, और जो है मैंने एक रूम जो है रेंट पर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने एक रूम रेंट पर लिया हुआ है, और मैं डिफरेंट चेयर्स बनाती हूँ। ठीक है,
अब उस रूम का जो रेंट है ना, वो पूरे महीने में मुझे जो देना है वो 10,000 लेट्स सपोज मुझे देना है, सही है। तो वो एक फिक्स कॉस्ट है मेरी, ठीक है, जो कि मुझे 10,000 रुपये हर महीने देने, सही है। इसके अलावा जो मैं चेयर्स बना रही हूँ, तो उसके लिए जो मैं मटेरियल खरीद रही हूँ उसमें जो कॉस्ट लग रही है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। कि अगर मैं लेट सपोज 10 चेयर्स बना रही हूँ, तो मुझे 10 चेयर के हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मैं 20 चेयर्स बनाऊंगी तो मुझे 20 चेयर्स के हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। इन दिस वे जितना नंबर ऑफ चेयर्स मैं इंक्रीज करती जाऊंगी, मेरी कॉस्ट जो है वो चेंज होती चली जाएगी और वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यू कैन बेटर रियलाइज इट कि वो कॉस्ट जो कि आप चेंज होती चली जा रही है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन, तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। आर यू गेटिंग इट? तो क्या समझ में आया कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट कि आप कुछ बनाओ ना बनाओ कुछ भी करो, फिक्स है, आपको हर महीने के एंड में उतनी अमाउंट देनी है एज इन द शेप ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, लाइक अ रेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट लिख दो आगे, रेंट पेमेंट, ताकि आपको इन फ्यूचर भी याद रहे ये चीज। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जो आप डिपेंड करती है आपकी यूनिट्स ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन पे, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाओगे उतनी ज्यादा जो है आप कॉस्ट जो है आपको बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इट विल बी वेरिएबल, ठीक है। तो आपको पता चला कि टोटल कॉस्ट अगर मैं बात करूं, भाई ठीक है, मैं जो हूँ चेयर्स बनाती हूँ जिसमें मेरे मटेरियल इतने इतने लग जाते हैं, अगर मैं 10 बनाऊं तो इतने लग जाते हैं, 20 बनाऊं तो इतने लग जाते हैं। फिर मैंने बताया कि मैंने जो एरिया लिया हुआ है उसका रेंट जो है वो 10,000 रुपये है, और मुझे लेबर्स को जो है वो मंथली सैलरी देनी पड़ती है, मैं वेज रेट पे उनसे काम नहीं करवाती, तो मैं उनका 5,000 रुपये मैंने मंथली उनके बांधे हुए, ठीक है। तो मैंने ये बात बताई, तो इस तरह मतलब क्या हुआ कि लेबर की भी मैंने वेजेस फिक्स कर दी, ठीक है, सैलरीज के तौर पर, और जो है मैंने रेंट जो है वो भी फिक्स कर दिया। लेकिन जो रॉ मटेरियल है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन, ठीक है। जो चीजें हैं, चेयर्स हैं, मैं जितनी बनाऊंगी उतने ज्यादा मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी, तो इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल की परचेजिंग क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। गेटिंग इट? तो अब कोई मुझसे पूछे कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है, आपका बिजनेस चल रहा है तो आपका खर्चा कितना होता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी मिलाऊंगी, मैं फिक्स कॉस्ट को भी ऐड करूंगी, एंड देन आई विल टेल दैट टोटल कॉस्ट इज माइन लाइक दैट, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू कि दैट हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके, आई सपोज इट, ठीक है। अगर इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी नाउ। नेक्स्ट इज, ये तो बात हो गई हमारे पास टोटल कॉस्ट की, सही है। अब हम टोटल, अभी हम जो है, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा है प्रॉफिट का, जिसमें हमने बताया कि प्रॉफिट हम किस तरह रियलाइज करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट को। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि टोटल कॉस्ट किस तरह मालूम करते हैं, टोटल रेवेन्यू किस तरह मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया टोटल कॉस्ट हम इस तरह से मालूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल कॉस्ट के अलावा भी दो कॉस्ट होती है कॉस्ट के अंदर, एक होती है एवरेज कॉस्ट, सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब मैं जो हूँ थर्ड फॉर्मूला आपको लिखवाने जा रही हूँ वो है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला मैं क्या लिखवा रही हूँ कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप एवरेज कॉस्ट किस तरह से मालूम कर सकते हो कि अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ होगा तो आप दोनों को ऐड करोगे एंड देन यू विल से दैट एवरेज कॉस्ट इज लाइक दैट, ठीक है। एंड इन दिस वे देयर इज द अनदर वन फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज कॉस्ट, एक और फॉर्मूला है तो उसको और करके लिख लीजिए। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, average cost is equal to total cost divided by quantity. Average cost is equal to total cost divided by quantity. ठीक है। तो अब ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, अगर आप लोग याद करो तो स्टैट्स में आप लोगों ने एवरेज का चैप्टर पढ़ा था जिसमें आप मीन जो है
वो अनग्रुप डेटा वाला मीन किस तरह निकालते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते थे और डिवाइडेड कर देते थे नंबर ऑफ नो सॉरी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो है वो ऐड करते थे और डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना। लाइक अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50 करके 5 नंबर दिए हुए हैं और उसको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, क्वांटिटी से, मतलब 5 से, है ना। इसी तरह से एवरेज निकालते थे मीन। तो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट भी इसी तरह से निकलेगी कि जो भी कॉस्ट होगी ना टोटल कॉस्ट, उसको नंबर ऑफ यूनिट से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ यूनिट, गेटिंग इट। तो इस तरह हमें पता चल गया कि भाई एवरेज कॉस्ट दो के निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो यू हैव टू ऐड बोथ एंड यू विल रियलाइज एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अनदर फॉर्मूला इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में से आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट या क्वांटिटी को, देन यू विल रियलाइज द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड फॉर्मूला अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी फोर्थ फॉर्मूला अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉस्ट के 3 तरीके पढ़ रहे हैं, टोटल कॉस्ट पढ़ी है, अभी एवरेज कॉस्ट पढ़ ली है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का नाम जो है मार्जिनल कॉस्ट है, मीन्स मार्जिनल मीन्स एडिशनल, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो हो, अगर मैं लेट सपोज 10 चेयर्स बना रही थी, उसमें मेरे 100 रुपीज कॉस्ट आ रही थी, तो अगर मैं एक और मार्जिनल एडिशन करूंगी चेयर की, 10 के बजाय मैं 11 जो है चेयर्स बनाऊंगी, तो मेरी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पहले मुझे 100 रुपए कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, अब मुझे 110 रुपए कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, गेटिंग इट। तो इस तरह क्या हुआ, नंबर ऑफ चेयर्स को इंक्रीज करने से मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल आ रहा है यहाँ पे, एडिशनल आ रहा है, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं कि पिछले मंथ मैंने जो है 10 चेयर्स प्रिपेयर की थी और इस मंथ जो है मैंने 12 चेयर्स प्रिपेयर किए, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, और मैंने ईच कॉस्ट की प्राइस 10 रुपीज थी, ठीक है। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज है, क्योंकि मैंने 2 एडिशनल चेयर्स प्रिपेयर किए हैं और ईच चेयर की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज है। I think it is clear to you, and if you have any query, so kindly text me, otherwise I will be continuing it, okay. Now so marginal cost आपको समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, फोर्थ फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। देन नाउ आई एम सपोजिंग दैट इट इज क्लियर टू यू, सही है। अब ये तो बात हो गई, हमने जो प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट की बात की थी, तो हमने टोटल कॉस्ट को डेप्थ में पढ़ लिया, सही है, कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टोटल रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं, सही है। तो अब आप ये नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइजेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यूनिट्स, या क्वांटिटी सोल्ड कर दें, ठीक है। प्राइजेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू कैसे पता चलेगा कि जो जितनी क्वांटिटी आपने बेची है, लाइक 10 चेयर्स आपने बेची है और ईच प्राइस क्या थी, ईच चेयर की 10 रुपए थी, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि भाई 10 रुपए की प्राइस थी ईच चेयर और मैंने 10 चेयर बेची है, इसका मतलब है मैंने 100 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू जो है आपके पास क्या आ रहा है, टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। इससे आपको पता चला कि वो प्राइस जो आपने बेचने के लिए सेट की है उससे आप मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट्स को जो आप बेच चुके हो, देन यू विल रियलाइज द प्रॉफिट, ठीक है, ओके। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, या पहले एवरेज रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखिए, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जिसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि एवरेज वैल्यू पता चल रही है रेवेन्यू की, ठीक है।
कि आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना था और क्वांटिटी कितनी बेची है आपने, देन यू डिवाइड इट एंड देन यू विल कम टू रियलाइज दैट एवरेज रेवेन्यू लाइक इन दैट वे, ठीक है। देन मार्जिनल रेवेन्यू की मैं बात करूं तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये भी एडिशनल यूनिट्स विच यू सोल्ड आउट, ठीक है, वो एडिशनल यूनिट जो आपने बेचा होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। लेट सपोज इसके लिए मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने पिछले मंथ 10 शेयर्स बेची थी 12 रुपए ईच प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, तो मुझे 120 रुपए मिले थे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस मंथ जो है वो 10 के बजाय 15 चेयर्स जो है सेल आउट किए हैं, ठीक है, 15 चेयर्स मैंने सेल आउट किए, तो मैंने कितनी चेयर्स एडिशनल की हैं, 5 चेयर्स एडिशनल बेची हैं। मिस एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला रिपीट करते हैं, ओके। एज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू divided by quantity. Average revenue is equal to total revenue divided by quantity. ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें किस तरह पता चलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू हमें इस तरह पता चलेगा कि हमें पता चला भाई पिछले महीने मैंने 12 शेयर्स बेची थी, इस महीने मैंने 15 शेयर्स बेची हैं और उसके अगले महीने में 20 चेयर्स बेच रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, एडिशनल चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो बेच रही हूँ, और जाहिर सी बात है उसको बेचने के बाद मुझे उसके अगेंस्ट कुछ प्राइस अमाउंट मिल रही है, तो वो जो एडिशनल अमाउंट मिल रही है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। गॉट इट, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल, सही है, ओके। अच्छा, अब यहां तक तो बात हो गई हमारे पास, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ही मीटिंग एंड होगी मैं दोबारा आप लोगों को मीटिंग कोड जो है वो सेंड करूंगी और आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरेस्टिंग भी है अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बात हो गई अभी फॉर्मूलाज की, सही है, जो कि हमने बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लिए हैं, एंड आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस फॉर्मूलाज, ओके। Now, beta, we are going first to explain you about the perfect competition market, ठीक है। हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, हमें ये रियलाइज हुआ कि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है वहाँ पर, है ना, और लोग जब तक अपनी इनोवेशन नहीं दिखाएंगे, यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट की नहीं दिखाएंगे, तो वो उस मार्केट के कंपटीशन लेवल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है यहाँ पर कि मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, सही है। एक होती है हमारे पास जो इंडस्ट्री होती है वो कहलाती है, वो वाली इंडस्ट्री हमारे पास नॉर्मली जो हम इसको कहते हैं वो कहते हैं शॉर्ट रन इंडस्ट्री, ठीक है, या शॉर्ट रन कंपटीशन कह सकते हैं, सही है। शॉर्ट रन कंपटीशन मार्केट है एक, और एक है लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नाम से पता चल रहा है जो कि वो मार्केट जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है, और लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से मुराद क्या है, वो मार्केट जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है, गोइंग कंसर्न। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, सही है। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले टॉपिक में जो है आपके पास शॉर्ट रन कंपटीशन के बारे में पूछ लेते हैं, समटाइम्स लॉन्ग रन कंपटीशन के बारे में पूछते हैं, तो राइट हियर अबाउट द शॉर्ट रन कंपटीशन मार्केट, जिसमें हमारे पास 4 तरह की कंडीशंस होती हैं। देयर आर 4 सिचुएशंस इन परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन, ठीक है, so you just write it 4 profit situation, या फिर ये कर देंगे 4 situations under perfect competition in the short run, ठीक है, 4 situation under perfect competition in the short run। इसमें नंबर 1 situation जो होती है वो होती है equilibrium of a firm with normal profit, equilibrium of the firm
with normal profit, equilibrium of the firm with normal profit. Number 2 is equilibrium of a firm with supernormal profit या abnormal भी कहते हैं इसे, बल्कि आप इसके लिए abnormal का वर्ड यूज कर लो, ज्यादा बेटर है. Equilibrium of a firm with abnormal profit. Equilibrium of a firm with abnormal profit. Third is equilibrium of a firm with normal loss. Equilibrium of a firm with normal loss. फिर लिखें equilibrium of a firm with abnormal loss. Equilibrium of a firm with abnormal loss. Equilibrium of a firm with abnormal loss. और उसके ब्रैकेट में लिख दें शट डाउन सिचुएशन. शट SHUT शट डाउन सिचुएशन. ओके, आई थिंक आपने इतना तो लिख लिया होगा. अब जरा इस स्क्रीन पर आ जाएं. इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने आउटपुट की बात की है, प्राइस की बात की है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात की है. ठीक है, और मैंने ये कांस्टेंट रखी है सारी चीजें. आप देख रहे हो कि फर्स्ट में जब मैंने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो मेरे पास 10 रुपए प्राइस थी, मुझे प्रॉफिट भी इतना हुआ, एवरेज रेवेन्यू भी मेरा इतना ही है और मार्जिनल रेवेन्यू भी इतना ही है. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ मेरे पास, इस तरह सेकंड में जो है मेरे पास टोटल रेवेन्यू चेंज हो गया. ठीक है, थर्ड में भी मेरे पास टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है. ठीक है, आप देख रहे हो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है. सही है, क्यों हो रहा है ये चेंज? क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए थी. आप जब एक प्रोडक्ट आउटपुट मतलब एक प्रोडक्ट जब बेच रहे थे तो आपको 10 रुपए टोटल रेवेन्यू हो रहा था. जब आपने 2 बेचा तो आपको 20 रुपए हो रहा है. जब आपने 3 बेचा तो आपको 30 रुपीज हो रहा है. जब आपने 4 बेचा तो आपको 40 रुपीज हो रहा है. इन दिस वे when you increase your number of units, so you will also realize increase in the total revenue. ठीक है, अदरवाइज अगर मैं एवरेज रेवेन्यू की बात करूं तो वो 10 है. क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो एवरेज रेवेन्यू का तो मैंने क्या लिखवाया था, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब ये तो आउटपुट. ठीक है, तो अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 1 से, सो यू विल गेट एवरेज रेवेन्यू 10. एंड इन दिस वे व्हेन यू डिवाइडेड 20 बाय 2, so you will get 10. Then you will divide 30 by 3, then you will get the same answer. ठीक है, in this way you can see here that there is constant average revenue. ठीक है, and in this way मैंने marginal revenue का भी आपको बताया था, additional units है ना, additional की बात की थी. तो अब आप यहाँ पर देखो कि 10 रुपए की चीज 10 रुपए रेवेन्यू हुआ था टोटल रेवेन्यू. नेक्स्ट स्टेप में 20 रुपीज हो, यानी 10 का मार्जिन आया है, यहाँ पर भी 10 का है. इन दिस में ये भी कांस्टेंट जा रहा है. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पर मैंने नीचे क्वांटिटी रखी है, आउटपुट, एंड जो है वाई एक्सिस पर प्राइजेस रखी है. ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रेट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास पैरेलल शेप में. ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो क्या शो करेगी, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, प्राइस तो इक्वल है ना, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के. 10 रुपए प्राइस है, 10 रुपए जो एवरेज रेवेन्यू है, 10 रुपए आपका मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. यू मस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ इन योर रजिस्टर हरीडली. और ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि डिमांड एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म. ठीक है, कि फर्म का एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, फर्म बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर रही या फिर वो नीचे नहीं जा रही. ठीक है, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल नहीं हो रहा या फिर एबनॉर्मल लॉस उसको नहीं हो रहा, बल्कि वो कांस्टेंट रेट है. सही है, हैव यू ड्रॉन इट?
ओके गुड। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप देखो बेटा, इस ग्राफ को भी समझने की कोशिश करना थोड़ा, सही है। मैंने आप लोगों को करवाया था प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई का एक एक्यूमुलेटेड ग्राफ, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ। अच्छा चले सही है, मैं देख लूंगी ये वाली स्लाइड को। वैसे आपके पास जो बुक में ग्राफ है ना वो भी इसी टाइप का है, सही है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको स्लाइड देख लेती हूँ, सही है, सही है। अच्छा ओके बेटा, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी, देन यू कैन इजीली गेट दिस स्लाइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर आउटपुट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जो जा रहा है ये डिमांड कर्व है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो याद है मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं अगर शॉपिंग करने जाती हूँ अपना ड्रेस, आई थिंक लेस देन 1 मिनट, तो ये हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तो मेरे ख्याल से मैं जो हूँ स्टार्ट करती हूँ दोबारा, ठीक है। मैं इसको लीव कर रही हूँ और दूसरा आप लोगों को भेज रही हूँ, सही है, ओके बाय।